जयनाथ जी महाराज की। आइए भारत की भावी पीढ़ी के लाडलों और सपनों को साकार करने वाले योद्धाओं, क्योंकि एग्जाम भी एक युद्ध है और उस युद्ध में वही योद्धा बाजी मार के निकल जाएगा जिसके पास में एक कुशल रणनीति है। आइए आपके सामने एक कम समय में यूरोप में राष्ट्रवाद को समझाते हैं। बस धैर्य रखिए और समझते जाइए। सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम करना। जब लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों के मस्तिष्क में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जग जाती है तो वही प्रेम क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। और ऐसी प्रेम की भावना भारत में भी जगी थी, परंतु भारत में जगने से पहले अपने को यूरोप में जाना है, क्योंकि यूरोप के लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा था। इंग्लैंड ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया है, तो हमें सबसे पहले यूरोप को देखना है, फिर हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। धैर्य रखिए, बहुत शानदार तरीके से अच्छी रणनीति के साथ में आपके सामने हूं मैं, और आपको बहुत ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि एग्जाम में आपका नंबर बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय नाथ जी महाराज की। सबसे पहले हम इस चित्र को एनालाइज करते हैं। चित्र में से हालांकि कुछ आएगा नहीं, परंतु एनालाइज करते हैं। ये चित्र फ्रेडरिक सार्यू ने बनाया था, और इसमें आपको जो ये मूर्ति दिख रही है ना, ये स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति है। इस मूर्ति के एक हाथ में जो बनी हुई है वो ज्ञान की मशाल है, और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। आपको जो बेटा ये लाइन में लोग दिख रहे हैं, ये इस स्वतंत्रता की देवी की वंदना करने वाले लोग हैं, और ऊपर से संत ईसा मसीह है, संत है, और सभी देवी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो चुकी है। इसके आगे जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो धराशायी हुआ निरंकुश वहां का निरंकुश जो राजतंत्र था वो धराशायी हुआ, इस चित्र के आगे दर्शाया गया है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद को तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम। लोगों के दिलो दिमाग में, जब लोगों के मस्तिष्क में अपने देश के प्रति प्रेम भाव बढ़ जाता है तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। चले सपनों के योद्धाओं, आइए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं। बेटा निरंकुशता से क्या तात्पर्य है, एक इसमें डाउटफुल है, वो देखो कि निरंकुशता से क्या तात्पर्य है। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाए, मतलब बेलगाम घोड़ा, बेलगाम घोड़ा जिस पर लगाम नहीं हो। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार की लगाम नहीं हो, अंकुश नहीं हो, ऐसी सरकार को हम निरंकुश सरकार कहेंगे। और निरंकुश सरकार हमेशा दमनकारी होती है और शोषणकारी भी होती है। कभी परीक्षा एग्जामिनर का दिमाग फिर जाए और दे दे कि निरंकुशता से क्या तात्पर्य, तो आपको ऐसे यही उत्तर लिखना है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं हो, उस सरकार को और शासन व्यवस्था को निरंकुश सरकार या कहेंगे। यह दमनकारी भी होती है और शोषणकारी भी होती है। अब अपन देखते हैं कि यूरोप में जो लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ वो कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। देखते हैं अपन 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यह एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा जिसे लोगों की राजनीतिक और मानसिक ताकत में भारी परिवर्तन आया। लोगों की राजनीतिक स्थिति में भी परिवर्तन आया और लोगों के मस्तिष्क में भी परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि जो राष्ट्रवाद है वो लोगों के मस्तिष्क और दिलो दिमाग में राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है, तथा लोगों के मस्तिष्क में राष्ट्र राज्य की भावना का विकास होने लगा। इस राष्ट्र राज्य में उनकी साझा इतिहास, विरासत और पहचान, इन तीनों का भाव विद्यमान था। आगे हम देखते हैं इसमें कि इस प्रकार विभिन्न देशों में, यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। एक व्यक्ति था अर्नेस्ट लेनन, कभी इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि एक राष्ट्र क्या होता है। एक राष्ट्र लंबा प्रयास होता है, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, शौर्य व वीरता से युक्त उसका अतीत होता है, और महान पुरुषों के नाम और गौरव की सामाजिक पूंजी होती है। ये सभी जो लक्षण होते हैं ये किसके हैं बताओ, एक राष्ट्र के हैं। और ये राष्ट्र की परिभाषा किसने दी थी, अर्नेस्ट लेनन ने। कभी पूछ ले एग्जामिनर, क्योंकि आपको तो वो योद्धा बनना है जो युद्ध भूमि में
वीरता से लड़े और अच्छे नंबर प्राप्त करें। एग्जाम भी एक युद्ध भूमि है, आपको वहां पे जाके अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो अपने पास में अच्छे अंक अपने को कब मिलेंगे? जब अपने पास में कंटेंट अच्छा होगा, माल अच्छा होगा, तो अपने आप अपने को अच्छे अंक मिलेंगे। तो कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अर्नेस्ट लेनिन के अनुसार राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र एक लंबा प्रयास है, त्याग निष्ठा का चरम बिंदु है, शौर्य और वीरता से युक्त उसका अतीत होता है, मान पुरुषों के उसमें नाम होते हैं और गौरव की सामाजिक पूंजी होती है। जनमत क्या है? यह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के लोगों से प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत मतलब जनता का मत। जनता क्या चाहती है? तो जनता के एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव के माध्यम से जनता के सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि क्या आप इस बात से सहमत हो या असहमत हो। वो उनको स्वतंत्रता होती है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की, और उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की उन्हें पूरी क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। अब अपन देखते हैं, आराम से इस पाठ को करेंगे, परंतु आपके दिमाग में इसको घुसा देंगे, आपके दिमाग में सही ढंग से एनालाइज करवा देंगे और समझा देंगे। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहले यदि अपन यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक देश था फ्रांस। उस फ्रांस से ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का क्या होता है? विकास होता है। तो देखते हैं पहले फ्रांस की क्रांति को। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। 1789 में फ्रांस में जो राजा था वो लुई 16वां था। उसकी रानी का नाम मैरी आंतवानेता था। ये बुद्धिमान औरत की पागल पुत्री थी। बुद्धिमान औरत कौन थी? इसकी माँ का नाम था मैरिया थेरेसा और पिता का नाम था फ्रांसिस। ये फ्रांस के सम्राट थे और ये फ्रांस की राजकुमारी थी। इसको पागल पुत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार लोगों ने कहा था कि हमें रोटी चाहिए खाने के लिए, तो इस शहजादी ने कह दिया कि रोटी नहीं है तो केक खा लो, रोटी नहीं है तो क्या खा लो? केक खा लो। इस कारण इसको बुद्धिमान औरत की पागल पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। शौर्य और आकर्षक की प्रतीक थी। राजा और रानी विलासितापूर्ण जीवन यापन करते थे। वर्साय के महल में लगभग 2000 लोगों के साथ में वो अपना 20,000 लोगों के साथ में विलासितापूर्ण जीवन यापन करते थे। और जबकि और दूसरी ओर जनता थी वो परेशान थी। तो परेशान जनता क्या करेगी बताओ? विद्रोह करेगी। और विद्रोह करके राजा रानी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया और उनको मृत्युदंड दे दिया। जब विद्रोह हो गया, राजा रानी को मृत्युदंड दे दिया, तो जो राजतंत्र था वो समाप्त हो गया और जो सत्ता थी राजतंत्र से निकल करके लोगों के पास में आ गई। क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए ताकि जनता में सामूहिक पहचान की भावना बनी रहे। सामूहिक पहचान का मतलब क्या होता है? वही राष्ट्रवाद। तो क्रांतिकारियों ने ऐसे बहुत सारे अपने कदम उठाए ताकि जनता में जो राष्ट्रवाद की भावना है, जनता में एकता की भावना है, वो बढ़ी रहे। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए देखो क्या क्या करते हैं वो। उसके लिए उन्होंने पितृपक्ष और नागरिकता जैसी भावनाओं का प्रचार किया। फ्रांस का नया ध्वज चुना गया। जो नया ध्वज चुना गया उसने राज ध्वज, जो पहले राजा का ध्वज था, उसका स्थान ले लिया। स्टेटस जनरल जो प्रतीक थी 3 वर्गों की, उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया और शपथ ली गई और शहीदों के नाम का गुणगान कर दिया गया। ये सभी कार्य इसलिए किए क्योंकि फ्रांस में किसका विकास हो सके? राष्ट्रवाद का विकास हो सके, लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना का विकास हो सके। आगे घटना होती है, फ्रांस की घटना यूरोप के विभिन्न देशों और शहरों में पहुंचती है। तो वहां के छात्रों ने और शिक्षित लोगों ने एक क्लब बनाया और उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। इस प्रकार फ्रांस से राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो यूरोप के अन्य महाद्वीपों में फैली। यूरोप के अन्य महाद्वीप नहीं कह सकते अपन, देशों में फैली। देखो इसमें बेटा आपको क्या पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का उदय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब होता है? 19वीं शताब्दी में होता है। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है वो किस देश से होता है? फ्रांस से होता है, क्योंकि फ्रांस में क्रांति होती है। और उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। अपनी रानी आंतवानेता के साथ में यशो आराम की जिंदगी व्यतीत करता था। दूसरी तरफ जनता परेशान थी, तो परेशान जनता ने विद्रोह कर दिया और राजा रानी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। जैसे ही राजा रानी को गिलोटिन पर चढ़ा के मृत्युदंड दे दिया, राजतंत्र समाप्त हो गया और लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। जब लोगों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली तो लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना को प्रचार करने के लिए उन्होंने पितृपक्ष और नागरिकता जैसे अधिकारों का प्रचार किया। फ्रांस का नया ध्वज चुना
जिसने राजध्वज की जगह ले ली, और स्टेटस जनरल का नाम जो था उसको बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया। शपथ ली गई, शहीदों के नाम का गुणगान कर दिया। और इस प्रकार जो फ्रांस की घटना थी, फ्रांस का जो फ्रांस में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव था वह यूरोप के अन्य महाद्वीपों में फैल गया। अब फ्रांस के इतिहास में एक टर्न पॉइंट आता है और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। उस नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले एक नागरिक संहिता का निर्माण किया। उसको अपन देखते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यूरोप में 1804 में नागरिक संहिता का निर्माण हुआ, जिस नेपोलियन ने करने के कारण इसको नेपोलियन की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। और इसमें 3 बातों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। वो 3 बातें क्या थी? एक तो विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, मतलब विशेषाधिकार फ्रांस में किसको प्राप्त थे? एक तो कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे और एक पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो इनको समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सभी को समान माना गया और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया। ये नेपोलियन की नागरिक संहिता के तीनों आधार स्तंभ है। कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए कि नेपोलियन की नागरिक संहिता कब लाई, तो 1804 में लाई। आप प्रश्न भी साथ साथ में समझते रहिए ताकि अपने को बाद में दिक्कत नहीं हो। 1804 में नेपोलियन की नागरिक संहिता आई। उसमें कितने आधार स्तंभ हैं, कितने प्रावधान थे? 3 प्रावधान थे। पहला प्रावधान था विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष सभी को समान माना गया और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा का अधिकार दिया गया कि आपकी संपत्ति है उसकी सुरक्षा राज्य करेगी। आगे हम नेपोलियन के बारे में कुछ देखेंगे क्योंकि उसने बहुत कुछ अच्छा काम किया था। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये नेपोलियन का है। 1813 में लाइप्सिग के युद्ध में यह हार जाता है और हारने के बाद में इसने सभी जीते हुए प्रदेश खो दिए होते हैं। तो ये एक डाकिए के, राइनलैंड के डाकिए के रूप में दर्शाया गया है और उसके पीछे जो चिट्ठियां निकली है उसमें उन प्रदेशों का नाम लिखा हुआ है जो उसने जीते थे। तो देखते हैं नेपोलियन। तो नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया, किसानों को करों से मुक्त कर दिया और राज्य में भार व माप एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन कर दिया। इनके मानक तैयार किए और एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे वस्तुओं का आवागमन सरल हुआ। ये सभी कार्य किसने किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में किए थे। परंतु दुर्भाग्यवश 1813 की लड़ाई में वह हार जाता है और फिर वापस स्थिति फ्रांस में कैसी बदलती है उसके बारे में अपन देखेंगे कि यूरोप में अब राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है। देखो, हमने मानचित्र में वर्तमान में जो यूरोप देखा है, वर्तमान में मानचित्र में जो यूरोप है, मध्य 18वीं शताब्दी में ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा। उसका कारण था कि वहां पे निरंकुश राजतंत्र था। क्या था? निरंकुश राजतंत्र। राज्य में तरह तरह के लोग रहते थे। एकता की भावना, सामूहिक पहचान की भावना, इन सभी का अभाव था। वो अलग अलग भाषा बोलते थे, तो अलग अलग भाषा बोलते थे, उसमें एकता नहीं थी। राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं था, राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं था। तो वो एकता किसके आधार पर थी? उनमें एकता किस आधार पर थी? केवल सम्राट के आधार पर। किसके आधार पर? सम्राट के आधार पर। ये पॉइंट है, देखो इसमें केवल लोग सम्राट के प्रति निष्ठा के आधार पर एकता में बंधे हुए थे, बाकी उनमें एकता नहीं थी। राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव भी नहीं था और क्योंकि लोग अलग अलग समूह के थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे। अब उन समूहों में कौन कौन से लोग थे उसके बारे में देखते हैं। बेटा, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करना। एक बार पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है और इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, कुलीन वर्ग तथा मध्यम वर्ग। अब जो अपन ने देखा है कि फ्रांस में अलग अलग भाषा, अलग अलग समुदाय के लोग थे, तो उसमें कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? हमने देखा है कि कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी जमीन जायदाद ज्यादा थी। मतलब जो हमारे यहाँ पे हमने जागीरदार वर्ग कहा है, ऐसा का ऐसा जो यूरोप महाद्वीप में जो वर्ग था वो कुलीन वर्ग था। ग्रामीण क्षेत्र में उनके खेत वगैरह ज्यादा थे, उनकी जमीन ज्यादा थी, जबकि शहरी क्षेत्र में उनकी हवेलियां बनी हुई थी। बड़ी बड़ी क्या बनी हुई थी? हवेलियां। वहां पे परिवार के साथ में वो यशो आराम से रहते थे। परिवार वैवाहिक संबंध के आधार पर आपस में बंधे हुए थे। संख्या से लिया से ये तो कम थे, कुलीन वर्ग है उनकी संख्या तो कम थी, परंतु उनके पास में क्या ज्यादा थी? जमीन जायदाद। तो जमीन पर किराएदार या काश्तकार या भूदास क्या करते थे? खेती करते थे। इस प्रकार कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग बनता गया। आगे अपन देखेंगे मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का उदय कैसे होता है? तो हमें पता है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो यूरोप में सबसे पहले हुई है, मतलब 18वीं शताब्दी में हुई है, जबकि फ्रांस और जर्मनी में जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो 19वीं शताब्दी में हुई है।
इस औद्योगिक क्रांति का क्या परिणाम निकलता है, आप सामने क्या परिणाम आता है कि एक नया समाज में सामाजिक वर्ग आ जाता है जो श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग कहलाता है। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और सेवा देने वाले लोग रहते हैं। और ये जो मध्यम वर्ग है, यही फ्रांस की क्रांति के समय उदारवादी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया है। इसलिए अपने को मध्यम वर्ग को पहले समझना है कि भाई फ्रांस में जो मध्यम वर्ग की शुरुआत हुई है वो 18वीं शताब्दी के बाद में, जैसे इंग्लैंड में क्रांति हुई तो 19वीं शताब्दी की फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस और जर्मनी में क्रांति हुई। और उस क्रांति का ये परिणाम निकला कि समाज में एक नया वर्ग आया, और वो वर्ग कौन सा था? मध्यम वर्ग, जिसने उदारवादी की भूमिका निभाई। अब देखते हैं बेटा, आइए इसको, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। जो मध्यम वर्ग था वही उदारवादी वर्ग था। अब इसके क्या मायने थे, इसके बारे में अपन देखते हैं। यूरोप में 19वीं शताब्दी में उदारवादी भावना का विकास हुआ। जो मध्यम वर्ग था उसी से कौन सी भावना का विकास हुआ? उदारवादी। उदारवाद अंग्रेजी शब्द लिबरिज्म से बना हुआ है। कभी पूछे कि उदारवाद की व्याख्या कीजिए तो आपको लिखना है कि उदारवाद है वो अंग्रेजी भाषा में लिबरिज्म से बना हुआ है। जो लिबरिज्म है वो लातीनी भाषा के शब्द लिबर से निकला हुआ है और उसका सीधा सा अर्थ क्या होता है? आजाद। मध्यम वर्ग उदारवादी जो थे वो क्या चाहते थे कि व्यक्ति के लिए आजादी मिले, व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबरी का मान मिले। तो फ्रांस की क्रांति के बाद में उदारवादी राजतंत्र व पादरियों के विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। ये देखो, उदारवादी क्या क्या चाहते थे? मध्यम वर्ग था और क्या क्या चाहते थे? व्यक्ति के लिए आजादी चाहते थे, कानून के समक्ष समानता चाहते थे, राजतंत्र और पादरियों के विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। आगे उदारवादी मताधिकार भी चाहते थे कि हमें मत का अधिकार भी मिलना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश फ्रांस की क्रांति में मताधिकार तो मिला, परंतु केवल किसको मिला? जिसके पास में संपत्ति थी उसी को मिला। संपत्तिवान पुरुषों को ही मिला, स्त्रियों को और निर्धनों को मताधिकार से वंचित कर दिया। फिर उदारवादी और क्या चाहते थे? उदारवादी बाजारों को मुक्त चाहते थे, मतलब बाजारों में किसी भी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो, ऐसा कौन चाहते थे? उदारवादी चाहते थे। नेपोलियन के नेतृत्व में 39 राज्यों ने मिलकर एक महासंघ बनाया और उस महासंघ में एक समान मुद्रा व्यवस्था और एक समान नापतोल व्यवस्था थी। फिर 1834 में प्रसा के नेतृत्व में जालवेराइन संघ का निर्माण हुआ। ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है अलग से 1 नंबर का कि जालवेराइन संघ का निर्माण कब हुआ? 1834 में। और किसके नेतृत्व में हुआ? प्रसा के नेतृत्व में हुआ। तो आपको उदारवादी आशा है कि समझ में आया होगा। एक बार नहीं आया है तो वीडियो को वापस बैक कर लीजिए और समझ लीजिए, आ जाएगा समझ में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसके साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि जब रिवीजन की बात आए तो बहुत सरलता से आपका रिवीजन हो जाए। आगे बेटा अपन देखते हैं 1815 के बाद में एक नया रूढ़िवाद। क्यों देखना है इसको इसलिए देखना है क्योंकि 1813 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई थी और नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद में यूरोप में रूढ़िवादी भावना का विकास हुआ था। तो कौन थे रूढ़िवादी? देखते हैं। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई और वापस यूरोप में कौन सी भावना का विकास हुआ? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी लोग मानते थे राजतंत्र होना चाहिए, चर्च भी होना चाहिए और समाज में उच्च नीच का भेदभाव भी होना चाहिए कि मैं ऊपर हूं आप नीचे हो, ऐसा भेदभाव भी होना चाहिए। अब 1815 में रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी मैंने फ्रांस का नाम ले लिया, फ्रांस नहीं है, रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया और उसको एक संधि करने के लिए मजबूर किया, वियना संधि। और इन सभी नेपोलियन की हार और वियना संधि, ये सभी कारण किसका बना? ये सभी उद्गम किसके जन्म का कारण बना? रूढ़िवादी परंपरा के जन्म का कारण बना। अब अपन इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, वियना कांग्रेस। बेटा ये प्रश्न पूछा कैसे जा सकता है? ये वियना कांग्रेस भी आ जाएगा, ये कभी वियना सम्मेलन भी पूछा जाएगा और ये कभी वियना संधि के रूप में भी पूछा जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों का आपको एक ही आंसर लिखना है। आपको वियना नाम मिले और कांग्रेस सम्मेलन या संधि कुछ भी नाम मिले, आपको यही उत्तर लिखना है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट को। और इनके प्रतिनिधि समझौता करने के लिए, नेपोलियन से समझौता करने के लिए कहाँ पे मिलते हैं? वियना में मिलते हैं। और वियना कांग्रेस की जो मेजबानी करता है वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख करता है। ये बात समझ में आ गई? चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया और नेपोलियन को हराने के बाद में ये चारों देशों के जो प्रतिनिधि है वो वियना में मिलते हैं और क्या करते हैं?
उस नेपोलियन से समझौता करते हैं और उस समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसको पढ़ेंगे अपन आगे। 1815 के वियना कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य था नेपोलियन ने फ्रांस में जो भी बदलाव लाए थे उन सभी को खत्म करना, और जो बुर्बो वंश पहले सत्ता में था, लुई 16वें का जो वंश था, बुर्बो वंश जो सत्ता में था, उसको वापस बहाल करना, मतलब वापस सत्ता में लाना। इसके तहत उन्होंने क्या किया? फ्रांस की सीमा पर बहुत सारे राज्य स्थापित कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार नहीं हो सके। जैसे नीदरलैंड, उत्तर में नीदरलैंड बनाया गया और दक्षिण में पीडमांट से जेनोआ नगर की स्थापना की गई, जेनोआ शहर की स्थापना की गई। वियना कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकली कि नेपोलियन ने जो जर्मन संघ बनाया था 39 राज्यों का, उसको बरकरार रखा, उसके साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं की, उसको नष्ट नहीं किया गया, तथा नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना वियना सम्मेलन का उद्देश्य था। आशा है कि आपको ये वियना सम्मेलन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देखिए, वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने मिल करके किसको हराया? नेपोलियन को हराया, और नेपोलियन के साथ में समझौता करने के लिए उसको बाध्य किया। वो समझौता था वियना समझौता। यहाँ के प्रतिनिधि वियना में मिलते हैं, मेटरनिक इसकी अध्यक्षता करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन ने जो भी फ्रांस में बदलाव किए उनको समाप्त करना और बुर्बो वंश को वापस बहाल करना। उन्होंने ये भी सोचा कि नेपोलियन आज नहीं तो कल वापस फ्रांस का विस्तार करेगा, तो उन्होंने फ्रांस की चारों तरफ अनेक नगर स्थापित कर दिए ताकि उसका विस्तार नहीं हो सके। जर्मन संघ को बरकरार रखा, और इस सम्मेलन का एक और उद्देश्य था वियना रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। अब अपन देखते हैं क्रांतिकारी। बेटा, फ्रांस में क्रांतिकारी को देखने से पहले अपने को ये देखना है कि नेपोलियन की हार हो गई थी, क्रांतिकारियों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? 1815 के बाद में जो फ्रांस में क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने भूमिगत रह के कार्य किया। राष्ट्रवादी किनको कहेंगे? ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग में अपने देश के प्रति भावना का प्रचार किया, उन लोगों को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी। तो जब बुर्बो वंश वापिस सत्ता में आया तो वो भूमिगत रहकर कार्य करने लगे, और उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए गुप्त संगठनों की और गुप्त संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने कहा कि यदि हमें राष्ट्र राज्य की स्थापना करनी है, अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना है, तो हमें संघर्ष करना अनिवार्य है। नेपोलियन की हार हो गई थी, और क्रांतिकारियों ने अपने देश में राष्ट्रवादी भावना का विकास करने के लिए भूमिगत रहकर कार्य करना शुरू किया। उन्होंने गुप्त संगठन बनाए, गुप्त संस्थाएं बनाई, और उन्होंने कहा कि यदि अपने देश के प्रति राष्ट्र की भावना का प्रचार करना है, राष्ट्र राज्य की स्थापना करनी है, तो हमें संघर्ष करना अनिवार्य है। और इसी बीच में एक इटली का क्रांतिकारी आता है जो आपको इस चित्र में हस्ताक्षर करते हुए दिख रहा है। ये इसका नाम है जियोसेपी मैत्सनी। क्या नाम है इसका? जियोसेपी मैत्सनी। ये इटली का क्रांतिकारी था। बहुत महत्वपूर्ण इसका एक प्रश्न आता है कि जियोसेपी मैत्सनी के दो संगठन कौन से हैं? यंग इटली और यंग यूरोप। इसको ध्यान में रखें। देखते हैं इसको। इस इटली का क्रांतिकारी था और इसका जन्म जेनोआ में 1807 में हुआ। लिंगुरिया में इसने 24 साल की उम्र में क्रांति कर दी। पढ़ने की उम्र में इसने क्या कर दी? क्रांति कर दी, और देश से इसको बहिष्कृत कर दिया। पढ़ने की उम्र में क्रांति कर दी, इसका मतलब क्या है? इसके दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना कितनी प्रबल होगी, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम कितना प्रबल होगा, और राष्ट्र के प्रति प्रेम के कारण उसने क्रांति कर दी। तब देश ने उसको देश निकासी का आदेश दे दिया। मैसनी ने दो भूमिगत संगठन भी बनाए, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। इटली के एकीकरण का उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और देखो, ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था कि जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक है, उसने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन है। सामाजिक व्यवस्था का जो खतरनाक दुश्मन है वो कौन है? मैथ्सनी है। ऐसा किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था, क्योंकि उसको भी उसने सबक सिखा के रखा था। आगे हम देखते हैं 1830 से लेके 1847 तक क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया। जैसे जैसे फ्रांस में रूढ़िवादी ताकतें मजबूत होती गई। कहने का मतलब यह है, 1815 में बुर्बो वंश वापस बहाल हो गया था, और वापस बहाल होने के बाद में जैसे जैसे रूढ़िवादी ताकतें मजबूत होने लगी, मतलब जो राजा के प्रति वफादार थे, चर्च के प्रति वफादार थे, और जो ऊंच नीच का भेदभाव करते थे, वो कौन सी ताकतें थी? रूढ़िवादी। तो वैसे वैसे उदारवादी, मतलब मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का भी प्रचार किया और क्रांति को भी मजबूती दी। कहने का मतलब ये है, एक तरफ राजा के लोग जैसे मजबूत हो रहे थे, तो दूसरी तरफ और उससे ज्यादा
कई गुना ज्यादा जो क्रांतिकारी थे वो मजबूत हो रहे थे। उन क्रांतिकारी में उदारवादी राष्ट्रवादियों में कौन कौन थे? प्रोफेसर थे, अध्यापक थे और व्यापारी लोग शामिल थे। अब इसके बाद में क्या होता है, फ्रांस में जुलाई 1830 में एक विद्रोह होता है। जुलाई 1830 में एक विद्रोह होता है जिसमें उदारवादी क्रांतिकारियों ने बहाल किए गए बुर्बो वंश को वापस उखाड़ फेंका। मतलब एक तो फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो वंश को उखाड़ फेंका था, लुई 16वें को गिलोटिन पे चढ़ा दिया था। अब 1830 में जो घटना होती है उसमें बुर्बो वंश को वापस उखाड़ फेंका। उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की और फिलिप द्वितीय को इसका क्या बनाया? अध्यक्ष। ये फिलिप द्वितीय ये भी राज परिवार से संबंधित था, परंतु इसने साथ किसका दिया था? क्रांतिकारियों का दिया था, इसलिए इसको क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। क्या बात समझ में आई आपको? मतलब 1830 से 1847 के बीच में क्रांतिकारियों का युग था और उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे राजा की रूढ़िवादी ताकतें मजबूत हो रही थी वैसे वैसे क्रांतिकारियों की क्रांति भी क्या हो रही थी? मजबूत हो रही थी। जुलाई 1830 में विद्रोह होता है और क्रांतिकारियों ने आवेश में आके बुर्बो वंश को उखाड़ फेंका और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। फिर राज परिवार का एक व्यक्ति फिलिप द्वितीय था जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, उसको क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। आगे बेटा देखते हैं अपन। इस समय मेटरनिक ने कहा था, देखो ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था वो कहता है कि जब चीखता फ्रांस है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। फ्रांस सीखता है, फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप और बाकी देशों को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम होता है। उस समय एक और घटना घटित होती है जो यूरोप में शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का प्रचार करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह घटना थी यूनान का स्वतंत्र संग्राम। 1830 में फ्रांस में घटना होती है और यूनान में ये घटना होती है 1821 में। उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। यूनानियों का यह संघर्ष 1832 तक चला और फिर 1832 में कस्तुनतुनिया की उनके साथ में संधि होती है और संधि के साथ में ही यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसका प्रभाव कहाँ पे पड़ा? यूरोप महाद्वीप में पड़ा, यूरोप महाद्वीप के लोगों में पड़ा और उनमें भी राष्ट्र के प्रति भावना का प्रचार हुआ। आगे बेटा अपन देखते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसमें केवल युद्धों का ही प्रभाव नहीं था। अपन बात करें कि युद्धों से ही लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार हुआ है तो ये गलत है। वहां की संस्कृति ने भी राष्ट्रवाद के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि संस्कृति की बात करें तो लोगों की कला, काव्य, कहानियां और संगीत, ये जो चीज है वो संस्कृति की लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया इन्होंने। और रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो कि खास तरह से राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह से लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद के अनुसार राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया? स्थानीय बोलियों, प्राचीन लोक साहित्य को एकत्रित करके आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। यदि ये रूमानीवाद की कल्पना को अपन देखें तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे लागू होती है? पोलैंड पर। क्यों लागू होती है? क्योंकि पोलैंड को 18वीं शताब्दी में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके उसका विभाजन कर दिया था। उसको अलग अलग उसमें फूट डाल दी थी और अलग अलग भागों में इसको विभाजित कर दिया था। परंतु देखो मजेदार बात क्या है, पोलैंड के लोग भाषा के द्वारा और साहित्य के द्वारा और संगीत के द्वारा, तो भाषा, साहित्य और संगीत आ गई, मतलब कौन सी आ गई? इनकी संस्कृति आ गई। इन संस्कृति के द्वारा राष्ट्रीय भावना से ये क्या रहे? जीवित रहे। तो रूमानी कल्पना का मतलब क्या है? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास केवल युद्धों के माध्यम से नहीं हो सकता, उनमें उनकी कला, काव्य, संगीत, संस्कृति के माध्यम से भी उनका विकास हो सकता है। यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो लोगों में खास तरह से राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना चाहता है। अब इसमें क्या हुआ? ये इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें पोलैंड पर देखने को मिलता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर उसका विभाजन कर दिया था। जैसे भारत में फूट डालने की नीति किसने प्रारंभ की है? बताओ, अंग्रेजों ने। ऐसा का ऐसा पोलैंड के साथ में भी हुआ, परंतु भाषा के द्वारा, साहित्य के द्वारा और संगीत के द्वारा उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। हम भारत का बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, परंतु ये भी सबसे पहले देखना क्योंकि ये पहला चैप्टर। आगे बेटा देखते हैं अपन भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
1830 के बाद में एक तरफ तो विद्रोह हो रहा था, एक तरफ रूढ़िवादी जोर पकड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी जोर पकड़ रहे थे। तो यूरोप महाद्वीप को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें क्या होता है, वहां पे जनसंख्या का विस्फोट हो जाता है, जनसंख्या की तेजी से विकास हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, लोगों में बेरोजगारी फैल जाती है, और गांव के लोग रोजगार के लिए शहर जाते हैं और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहने लगते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। जब उनकी फसलें खराब हो जाती है तो गरीबी का माहौल बन जाता है। तो 1848 में लोग, बेरोजगारी से त्रस्त लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आते हैं। तब लुई फिलिप को मजबूर होकर वहां से भागना पड़ा। खाने के लिए लोग कहाँ पे आ जाते हैं, पेरिस की सड़कों पर आ जाते हैं। उस समय जो संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया हुआ था लुई फिलिप, उसको वहां से मजबूर होकर भागना पड़ता है, क्योंकि वो यह सोच रहा था कि लुई 16वें की जो बारी आ गई है वो अपनी नहीं आए, अपने को गिलोटिन पे चढ़ा के मृत्युदंड नहीं दे दे, इसलिए वो पेरिस छोड़ करके भाग गया। आगे घटना क्या होती है, लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए नेशनल असेंबली का एक अधिवेशन बुलाया जाता है। उसमें 21 या 21 वर्ष से जितने भी ऊपर के नागरिक थे, उन सभी नागरिकों को मताधिकार दिया गया, उनको काम का अधिकार दिया गया। जैसे भारत में चल रही है ना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उस प्रकार वहां पे इनको काम की गारंटी का अधिकार दिया गया और रोजगार के लिए फैक्ट्रियां खोली गई। 1845 में एक और घटना घटित होती है कि जो बुनकर थे, मतलब जो कपड़ा बुनकर और जो ठेकेदार थे, उनके मध्य विद्रोह हो गया, जिसमें 11 बुनकर है वो मारे गए। तो इस प्रकार यूरोप में भूखमरी का दौर 1830 से आरंभ होता है और 1848 तक चलता है, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। जब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी तो उनको मताधिकार भी दिया गया, काम की गारंटी का अधिकार भी दिया गया और फैक्ट्रियां भी खोली गई। आगे बेटा देखते हैं अपन उदारवादी की क्रांति। उदारवादी की क्रांति 1848 में जब जगह जगह गरीबी बेरोजगारी से ग्रस्त किसान श्रमिक और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो क्रांति कर रहा था। कहने का मतलब क्या है, एक तरफ जनता परेशान थी और परेशान जनता ने गरीबी बेरोजगारी यहाँ से ग्रस्त जो जनता थी वो विद्रोह कर रही थी, तो दूसरी तरफ जो शिक्षित वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था, वो क्रांति की योजना बना रहा था, क्रांति कर रहा था। उदारवादी क्रांति के फलस्वरूप फरवरी 1848 की घटना में राजा को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी और उसको गणतंत्र की घोषणा करनी पड़ी तथा सभी को मताधिकार दिया गया। 1848 की घटना में क्या होता है, पहले तो मताधिकार केवल जो पैसों वाले पुरुष थे उन्हीं को दिया गया था, परंतु अब मताधिकार सभी को दिया गया। और यूरोप के बहुत सारे देश, जैसे बात करते बेटा इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगेरियन में उदारवादियों ने संविधानवाद की तो मांग की और साथ साथ में राष्ट्र के एकीकरण की भी उन्होंने मांग की। ये जो बहुत सारे देश है, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली, यहाँ पे लोगों ने उदारवाद के साथ साथ में क्रांति के साथ साथ में अपने राष्ट्र का एकीकरण करने की भी बात की। तो अपन चलते हैं जर्मनी में। आइए जर्मनी में जाते हैं। तो 1848 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद का निर्माण होता है, जिसमें 831 प्रतिनिधि ने भाग लिया और जर्मनी के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। ये कहाँ की घटना है, जर्मनी की। और क्यों पढ़ रहे बेटा जर्मनी की घटना, क्योंकि अपन किसको पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं। तो ये भी यूरोप है, यूरोप का ही एक देश है। तथा राष्ट्र की प्रभु सत्ता ऐसे राजा को सौंप दी जाए जो संसद के अधीन होकर कार्य करे, ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि भाई ये जो राष्ट्र की सत्ता है ऐसे राजा को सौंप दी जाए कि जो संसद के अधीन होकर कार्य करे, अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं करे। क्यों, क्योंकि अपन ने सबसे पहले पढ़ा है कि जो निरंकुश होता है वो दमनकारी और शोषणकारी होता है। अब ये जो संसद थी वो क्या चाहती थी कि राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए, राजा पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, संसद का। इसलिए ऐसा ऐसा इसमें प्रस्ताव लाया गया कि उसी को सत्ता दे दी जाए जो संसद के अधीन होकर कार्य करे, उस पर लगाम हो, किसकी लगाम हो, संसद की। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा मैटरनिक विलहेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने अस्वीकार कर दिया। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा राजा था, निरंकुश राजा था और अपनी निरंकुश सत्ता को बनाए रखना चाहता था। इसी बीच कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, संसद का जो सामाजिक आधार था वो कमजोर हो गया। अंत में सेना बुला के असेंबली को उन्होंने क्या कर दिया, भंग कर दिया। आगे बेटा एक कभी ऑप्शनल टाइप में प्रश्न आता है कि नारीवाद क्या है। तो नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों और हितों को बोध करवाता है। एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के हितों का बोध करवाता है। नारीवाद आंदोलन के अनुसार महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए, किसके समान मिलने चाहिए, पुरुषों के समान। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो एज इट इज लिख लेना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे।
अब इस पाठ का चौथा टॉपिक अपन पढ़ते हैं, जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। तो देखते बेटा, जर्मनी, क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है? क्या सेना है वो राष्ट्र का निर्माता हो सकती है? तो हमने आगे देखा है कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने थे। उनमें राष्ट्र के प्रति भावना का संचार हुआ था, क्योंकि मध्यम वर्ग उदारवादी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना काफी व्याप्त थी। यहाँ पे सेना का कोई रोल नहीं है, केवल मध्यम वर्ग जो उदारवादी लोग थे उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी, उन लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव थी। इसलिए ये जर्मनी और इटली के जो लोग थे एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने थे। उन्होंने राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया था, परंतु सेना की ताकत ने उसको दबा दिया। इन लोगों ने, उदारवादी लोगों ने यहाँ पे राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, यह सेना की ताकत ने इनको दबा दिया। उसके पश्चात क्या होता है, प्रसा में राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया। ये बिस्मार्क इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कभी आपको पूछ लेगा, आपको नहीं पूछेगा तो आपका आधार तैयार होगा और कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा कि रक्त और लोही की नीति किसने जारी की, तो उसका नाम क्या होगा, बिस्मार्क। इसने नेतृत्व किया जर्मनी में एकीकरण का, प्रसा में राष्ट्रीय एकीकरण का। आगे देखते हैं, उसने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों देशों से 7 वर्ष में 3 युद्धों में प्रसा को विजय दिलाई और प्रसा का एकीकरण पूर्ण किया। 1871 में राजा विलियम प्रथम को इसका सम्राट घोषित किया गया, किसका, प्रसा का, और इस प्रकार प्रसा का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसमें से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, बिस्मार्क का संबंध कहाँ से है, प्रसा से है। रक्त व लोहे की नीति किसने अपनाई, बिस्मार्क ने अपनाई। और प्रसा का नया सम्राट एकीकरण के बाद में किसको घोषित किया गया, राजा विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया, और इसी के साथ में प्रसा का एकीकरण पूरा हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण इस पाठ का प्रश्न, इटली का एकीकरण पूछा जाता है और बहुत सारे लड़के इसमें मात खा जाते हैं। इटली के एकीकरण के 7-8 पॉइंट है, आप एज इट इज लिख लीजिए, आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, एक गारंटी है आपको। इटली का एकीकरण, इटली, यहाँ पे प्रश्न ए भी आ सकता है कि इटली का एकीकरण समझाओ, ए ही आएगा प्रश्न। तो देखो अपन कैसे पढ़ेंगे इसको। इटली का राजनीतिक विखंडन एक लंबा इतिहास है। पहले इटली 7 राज्यों में अलग अलग ढंग से बटा हुआ था। इटली था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल सार्डिनिया और पीडमांट है, यहाँ पे इटली के राजा का अधिकार था, बाकी जगह इटली के राजा का अधिकार नहीं था। 1830 के दशक में क्रांतिकारी मैसनिज, ज्यूसेपी मैसनिज, जो अपन ने आगे पढ़ा है, 1807 में इसका जन्म हुआ था। इसने इटली की एकीकृत गणराज्य बनाने का एक सुविचार कार्यक्रम राजा को दिया, और उसने यंग इटली नामक, सॉरी राजा को नहीं दिया, क्रांतिकारियों को दिया, और उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसने कितने गुप्त संगठन की स्थापना की थी। एक तो यंग इटली था और एक कौन सा था उसका भी बताना। 1848 में क्रांतिकारियों की असफलता के बाद में इटली को जोड़ने की जिम्मेदारी विक्टर एमेनुएल द्वितीय को दे दी गई। कहने का मतलब क्या है, इटली 7 राज्यों में अलग अलग बटा हुआ था। सार्डिनिया और पीडमांट, 7 में से सार्डिनिया और पीडमांट थे, उस पर तो इटली के राज परिवार का अधिकार था, और बाकी पर इटली के राज परिवार का अधिकार नहीं था। तो वहां पे एक क्रांतिकारी 1830 में मैसनी जाता है, और उसने इटली को एकत्रित करने का एक सुविचार कार्यक्रम दिया, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन भी बनाए। 1848 में वो जब असफल हो गया, तो इटली को जोड़ने की जिम्मेदारी विक्टर एमेनुएल द्वितीय को देगी। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था काबूर, बहुत बुद्धिमान था, बहुत चालाक था, रूप रंग से तो अच्छा नहीं था परंतु बुद्धिमान था। उसने इटली के प्रदेशों को एक करने के लिए एक आंदोलन चलाया। काबूर न तो क्रांतिकारी था और नई जनतंत्र में विश्वास करता था, परंतु नेतृत्व किया था किसका, इटली को एक करने का। और एक किसका मंत्री था, विक्टर एमेनुएल द्वितीय का मंत्री था। आगे अपन देखते हैं, फ्रांस में सार्डिनिया और पीडमांट की एक चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जो ऑस्ट्रेलिया को उसने हरा पाने में सफलता प्राप्त की। 1861 में विक्टर इमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया, और इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ, 1861 में। और कब प्रारंभ होता है, 1830 के दशक में ये प्रारंभ होता है। अब देखते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान, हम लोग भी इसके गुलाम रह चुके हैं। तो इसकी क्या है अजीब कहानी, तो गजब कहानी को अजीब कहानी के रूप में पढ़ते हैं। चलिए आइए, विद्वान मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्र राज्य का जो आदर्श मॉडल है वो ग्रेट ब्रिटेन है।
जबकि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण निर्माण की जो दास्तान है, कहानी है, वो बहुत लंबी है। जैसे जैसे ब्रिटेन के लोगों के पास में धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि होने लगी, तो वह अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व कायम करने लगा। जैसे भारत पर भी उसने प्रभुत्व किया था और भारत को 190 वर्ष तक उसने गुलाम रखा था। तो जैसे जैसे उसके पास में धन बढ़ने लगा, अहमियत बढ़ने लगी, सत्ता बढ़ने लगी, तो अन्य राष्ट्रों पर उसने कब्जा कर लिया और उनको अपने अधीन कर लिया। 1688 में ब्रिटेन की संसद ने राजतंत्र से सत्ता को छीन लिया तथा ताज संसद के पास में आ गया और राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया। और जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में बनता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, कभी ध्यान रखना, पूछेगा कि यूनाइटेड किंगडम का गठन कैसे हुआ, तो यूनाइटेड किंगडम का गठन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट आता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन। ये 1707 में आता है और इसी एक्ट का ये प्रभाव होता है कि यूनाइटेड किंगडम का गठन हो जाता है। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया और यूनियन जैक, वहां का नया झंडा, कहाँ का? ब्रिटेन का नया झंडा लाया गया और गॉड सेव आवर नोबल किंग ब्रिटेन का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव का संचार हो, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव विकसित हो। ये थी ब्रिटेन की अजीब दास्तान। आपको समझ में आई होगी, आई होप। परंतु इसमें एक जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन की संसद ने राजतंत्र से सत्ता कब छीनी थी? 1688 में। वहां पे एक्ट ऑफ यूनियन का गठन कब हुआ? 1707 में। किस किस देश के साथ में हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ में। और यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। आयरलैंड इसमें कब मिला था? 1801 में। तो यूनाइटेड किंगडम का देश है आयरलैंड। देखो बेटा, अब बात करते हैं अपने राष्ट्र की दृश्य की, क्योंकि अपने को भारत को भी पढ़ना है। तो राष्ट्र का दृश्य कैसा होना चाहिए? क्या राष्ट्र कोई व्यक्ति है? क्या राष्ट्र कोई महिला है? तो उसका दृश्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो बेटा, अपन ने जैसे देखा है कि कोई राजा होता है, उस राजा को चित्र या मूर्ति के द्वारा हम चित्रित कर सकते हैं। राजा की मूर्ति भी बना सकते हैं, राजा का चित्र भी बना सकते हैं, किंतु राष्ट्र का चेहरा कैसा होगा? क्या राष्ट्र महिला का चित्र बनाए, क्या पुरुष का चित्र बनाए, किसका चित्र बनाए, कैसा होगा उसका चेहरा? इसके बारे में इतिहासकार भी कंफ्यूजन थे। तो उन्होंने क्या किया? 18वीं शताब्दी में राष्ट्र को नारी का भेष दे दिया। अपन ने सबसे पहला चित्र पढ़ा है जो फेडरिक सारियू का चित्र पढ़ा है, उसमें जो राष्ट्र की जो स्वतंत्रता की देवी है वो भी कौन है? नारी है। तो उन्होंने नारी का चित्र दे दिया और राष्ट्र के अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। नारी छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। यदि अपन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में मारियान नाम की रानी को किसका चित्र दिया गया? राष्ट्र का, जिसके जिसके ऊपर लाल टोपी है, तिरंगा है, कलंगी है और स्वतंत्रता के प्रतीक उसके हाथों में लिए हुए है। ये सभी राष्ट्र के प्रतीक रूप में और राष्ट्र की कल्पना के रूप में इसको दर्शाया गया है। आगे बेटा देखते हैं, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या था। यदि कभी प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रवाद क्या था, तो इनमें इस दोनों परिभाषाओं में से आप कोई भी एक परिभाषा लिख लेना या दोनों परिभाषा लिख लेना, बहुत अच्छे पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, किसी राष्ट्र या राष्ट्र के प्रति वफादारी, समर्पण और निष्ठा पर जोर देती है। मैंने पहले बताया था कि लोगों के दिलो दिमाग में प्रेम भाव विकसित होना, किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। तो यही है राष्ट्र है, वो राज्य के प्रति वफादार, समर्पण और निष्ठा के भाव पर जोर देती है और मानती है कि ऐसे दायित्व अन्य व्यक्तिगत या सामूहिक हितों से महत्वपूर्ण है। किससे बढ़ के? राष्ट्र से बढ़ के। दूसरी परिभाषा है, राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों के समूह को इतिहास, परंपरा, भाषा और जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को क्या करती है? एकीकृत करती है, स्वयं को राष्ट्र के प्रति एकजुट करती है। यहाँ ऐसे नहीं भाव होता है कि तू अलग है, तू अलग है। मतलब ये भावना एक ऐसी भावना है जो सभी लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने राष्ट्र के प्रति समाहित करती है, अपने राष्ट्र के प्रति एकीकृत करती है। अब बेटा देखते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है। ये हल्के में मत लेना, कभी प्रश्न पूछ लेता है तो इसको अपना उत्तर कैसे लिखना है। जब कोई देश अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों पर नियंत्रण करता है, जो शक्तिशाली देश होता है वो अपना गौरव बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपना शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दूसरे देशों पर जब अटैक करता है, दूसरे देशों पर नियंत्रण करता है, या तो वहां की जमीन पर नियंत्रण करता है या वहां के लोगों पर नियंत्रण करता है, तो वो कौन सी भावना होगी? साम्राज्यवाद। और इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भी साम्राज्यवाद का या उपनिवेश का शिकार हो चुके हैं। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे अधिकार किया था, प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में उनकी नींव पड़ी थी। और जब तक क्रांति नहीं हुई 1947 तक
यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। और इसी के साथ में ये मजेदार चैप्टर आपका पूरा होता है। आगे मिलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, लगे रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय नाथ जी महाराज की। धन्यवाद।